मेरा जो प्रश्न है वो हमारे ग्रुप बी की ओर से प्रश्न है कि साइंस क्या है वो मोटा मोटा समझ में आता है, पर स्पिरिचुअलिटी क्या है, क्या डेफिनेशन में या कुछ संक्षिप्त में अगर बताएंगे तो फिर आगे के प्रश्न हम उस तरह रख पाएंगे कि कुछ प्रश्न में स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये मेरा प्रश्न है। इसी का क्योंकि हमें स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन चाहिए थी, उसमें दो तीन थे कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी का कहीं पे मिलाप है या दोनों कंप्लीटली ऑपोजिट है, क्या प्रस्तुतिकरण है, क्योंकि वो डेफिनेशन से आता है तो मिलाप है, कहीं पे कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। ये मेरा ये प्रश्न था कि जैसे उन्होंने बोला कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी, मैं आशुतोष दुबे, शैडोल ग्रुप जे, क्या साइंस और स्पिरिचुअलिटी इंटरकनेक्टेड है? अगर है तो उनके बीच में क्या संबंध है? अगर जो मैं साइंस में लॉज पढ़ता हूँ, थ्योरीज पढ़ता हूँ, क्या उनका तादात्म्य स्पिरिचुअलिटी के में भी है? सिमिलर टू जैसे रिलेटिविटी हो गया, न्यूटन के लॉ के स्पिरिचुअलिटी पे भी किसी तरीके से लागू होते हैं। क्या मानव तभी जी सकता है जब वो दोनों को परस्पर जीवन में लेकर चले, जीने के अर्थ में सही। एक मेरा और प्रश्न एक और था कि टाइम रियलिटी है या यह क्षण ही रियलिटी है? रियलिटी क्या है? टाइम रियलिटी है या ये जो मोमेंट है ये रियलिटी? सबसे पहले बनने और नष्ट होने का ये विचार जो है कि कुछ बनता है और नष्ट होता है, ये अस्तित्व में ये विचार कैसे आया? चौथी के बाद पांचवी अवस्था आनी है या नहीं? दूसरा सवाल था अभी भी बंदर से शरीर क्यों नहीं बंद है? और तीसरा सवाल था सूर्य नष्ट होने के बाद पृथ्वी। मेरा नाम धवल मेहता है और मैं ग्रुप नंबर डी से बिलोंग करता हूँ। ग्रुप नंबर डी में से हमारे दो सवाल थे। सबसे पहला सवाल ये था कि रियलिटी है, अगर रियलिटी एक होता है कि सबके लिए एक ही होता है, रियलिटी जो भी रियलिटी ट्रूथ है वो सबके लिए सेम ही रहेगा, ठीक है, तो फिर उसको अचीव करने के लिए भी क्या एक ही वे है या मल्टीपल वे से हम रियलिटी तक पहुंच सकते हैं? एक सवाल ये था। और दूसरा सवाल ये था कि व्हाट विल बी द वे टू रीच द रियलिटी? इज देयर एनी नोन वे टू रीच द रियलिटी बाय व्हिच वी कैन रीच द रियलिटी? दोस आर द क्वेश्चंस। थैंक यू। छोटा सा डिस्क्लेमर है, ओके, सो जो भी हम आंसर दे रहे हैं यहाँ पे, तो वो एक आपके सामने प्रपोजल जैसा है, तो इसको अंतिम सत्य ना माने, एक बहुत जरूरी है। और हम लोगों ने जितना समझा है सो आप उसको जांच सकते हैं, मतलब जो आंसर दिया गया है उसको आप जांच सकते हैं क्या आपको ठीक लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। इसके बाद भी ये जो सेशन के बाद भी दिस इज ओपन फॉर डिस्कशन। तो स्पिरिचुअलिटी को आध्यात्मिकता बोलते हैं और जितने साल से हम काम कर रहे हैं समाज में, उसमें ऐसा देखने को मिला है कि आध्यात्मिकता को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं। तो जितने कुछ भौतिक चीज़ें, रासायनिक चीज़ें और आंतरिक जगत की चीज़ें हमको दिखती है, उसको अपने इंद्रिय जगत के मनोबल के हिसाब से जानना, इसकी जो थ्योरी और इसकी जो प्रोसेस बनाई गई है भारत में, इसको ही हम आध्यात्मिकता बोलते हैं। और उसमें ऐसा बताया गया है कि अल्टीमेट ट्रूथ इज बियॉन्ड द सेंसेस, इट इज बियॉन्ड द माइंड एंड ब्रेन, कि आदमी का आंतरिक विकास, आंतरिक स्थिरता इतनी ज़्यादा बड़े पैमाने पे हो सकती है कि आखिर वो मन बुद्धि के परे चला जाए और उसका सब जो ये व्यवहार है ये पूरे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएगा। तो उस स्थिति में वो शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, बहुमुखी, बहुत आनंद में रहेगा, आत्मानंद वगैरह वैसे उनको उसमें नाम दिए गए हैं। तो इस धारा में जो काम चल पड़ा उसको आध्यात्मिकता बोला है अपने भारतवर्ष में। लेकिन देखने को ऐसा आया है कि जब हम ये काम करते हैं तो मानव के प्रति और मानव का सृष्टि के प्रति जो संबंध है या उसमें जो निर्वाह करने की जो चीज़ है वो उसमें छूट गई। अब उस स्टेट को स्वर्ग जैसे बहुत सारे ऐसे अलग अलग नाम दे दिए और वो हमारा अल्टीमेट टारगेट रहा है। तो उसको प्राप्त करने के लिए कोई आदमी अपने हिसाब से स्थल चुनेगा, वक्त चुनेगा, कोई गाइड चुनेगा और वो अपना उस प्राप्त करने में लगा है। बाकी ये मनुष्य जाति और प्रकृति का और धरती का उसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि वो तो शिफ्टिंग में लगा है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इसका क्या होगा, उसमें उतना रोल नहीं है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि जब उस अवस्था पे पहुंचे, जो साधु संत महापुरुष ने एक अत्युच्च अवस्था उसमें प्राप्त कर लिए,
वहाँ से रिटर्न आने के बाद या वापस अपने इंद्रिय जगत में आने के बाद उनको सबके प्रति जो है वो बहुत ऐसी विशालता, व्यापकता, दयापूर्ण कार्य व्यवहार उसमें देखने को मिला है। लेकिन वो जैसे विद्या में प्रस्तुतिकरण, अभी वो तो विषय यहाँ पर नहीं है, लेकिन जैसे विद्या में इस चीज को प्रस्तुत किया गया है उस हिसाब से वो प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसके लिए उन्होंने उसको देवी देवता और दैववाद, आदर्शवाद, ईश्वरवाद में उसको लोगों के सामने प्रस्ताव के रूप में रखा। जैसे वेद का, उपनिषद का अध्ययन करते हैं तो धरती है तो धरती को भी एक देवता माना गया उन्होंने, गाय है तो गाय को भी एक देवता माना दिया। ऐसे बहुत सारे हजारों करोड़ों 36 करोड़ बोलते हैं वो ऐसे है ना। तो गगन है तो उसकी एक देवता है, सूर्य है तो उसकी एक देवता है, और हर एक की भूमिका अपने अपने उसमें रखती, क्योंकि उसका परस्पर संबंध क्या है और उसका म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस कैसे बना रहे वो बात वो नहीं रख सकते। तो इसके लिए इतना बात तो उन्होंने रख दिया है कि भाई इन सब का होना हमारे लिए आवश्यक है। तो कैसे करेंगे? तो इन सबको देवी देवताओं के रूप में हम जानेंगे तो इसका संरक्षण, संवर्धन बना रहेगा। और इसके हिसाब से ये जो बड़े बड़े सन, उत्सव, त्योहार और धर्म के जो शास्त्र है वो शास्त्र उन्होंने पुटअप किए। तो इस हिसाब से आध्यात्मिकता का अर्थ भारत में अब तक चला आया है और उसी परंपरा में बहुत सारे लोग लगे भी हुए हैं और कुछ कर भी रहे हैं, कुछ सक्सेस भी हुए होंगे, लेकिन उसका जो प्रमाण है वो हजारों में, लाखों में एकाधी रहता है। जनरल व्यक्ति के लिए वो आचरण में लाने का जो चीज है वो ऐसा प्रमाणित नहीं हुआ है। इसके कारण वो लोग उसमें भी आगे नहीं जा सकते और सृष्टि को और मानव का अध्ययन भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस स्टेट को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। खाली मानव का अध्ययन करेंगे, मानव को समझेंगे, मानव के साथ साथ उनके संबंधों को और सृष्टि के संबंधों को भी समझेंगे और सबको एक साथ लिए चलेंगे, ये बात उसमें से थोड़ी सी छूट गई है, ऐसा मुझे देखने में आता है। तो इस चीज को साइंस में कैसे देखा जाता है और साइंस से कैसे वो रिलेटिव है, ये तो अगली चीज वो भैया बताएंगे। तो जैसे हम इस पूरे अस्तित्व को देखते हैं तो इसमें हमको ऐसा दिखाई देता है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। जैसे हमने बात किया था कि पेड़ जो है वो रहता है नहीं रहता है ना, आदमी भी जो है मानव रूप में रहता है नहीं रहता है, ऐसे देखते हैं ना हम लोग, है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सारी ही चीज़ें चेंज हो रही है ना? क्या लगता है, कितने लोगों को लगता है कि क्या पूरा अस्तित्व ही एज ए होल चेंज हो रहा है? क्या कितने लोग लगता है? हाथ उठाइए, कितने लोगों को लगता है? क्या एज ए होल पूरा एग्जिस्टेंस ही चेंज हो रहा है या कुछ चीजें है जो चेंज नहीं हो रही है, या कुछ चीजें भी ऐसी जो चेंज नहीं हो रही है? कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं? ये स्पिरिचुअलिटी और साइंस में जो अंतर है ना, कि क्या पूरा अस्तित्व ही एज ए होल चेंज हो रहा है या कुछ चीजें जो चेंज नहीं भी हो रही है? हाथ नहीं उठा रहे लोग। चेंज हो रहे में कितने? पूरा अस्तित्व एज ए होल चेंज हो रहा है। अच्छा, और ठीक, चेंज नहीं होने वाले में कितने? ठीक, तो क्या चीजें जो चेंज नहीं हो रही है, इसको देखेंगे तो क्या चीजें चेंज नहीं हो रही है? हाँ? इसमें जो चीज़ें हैं इसमें तो वही सी चीज़ चेंज हो रहा है और वास्तव में सर हम ये नेचर को अगर देखते हैं पूरी प्रकृति को, तो इसमें जो इकाइयाँ हैं वो बदलता हुआ दिखता है। इसमें जो मानव है छोटे बच्चे से बड़े हो जाते हैं, जानवर को देखते हैं इसमें बदलाव आता है, लेकिन वास्तव में ये सारी प्रकृति जिस चीज में है जिसको हम व्यापक बोल रहे हैं वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, व्यापक एक भाग हो गया है ना। अब मैं आपकी बात करूं तो आप में क्या चीज है जो चेंज हो रही है और क्या चीज है जो चेंज नहीं हो रही है? सर मुझे तो अपने आप में लग रहा है कि ये शरीर जो है वही चेंज कर रहा है और वास्तव में एक मैं का भाव है जिसके जरिए से मैं शरीर को चला रहा हूँ, तो वो चेंज नहीं कर रहा। तो एक बात ये हो गया है ना कि जो भैया ने कहा कि शरीर चेंज होता हुआ दिखता है, ठीक है ना, पेड़ पौधे जीव जानवर सब चेंज होता दिखते हैं, लेकिन पूरा अस्तित्व चेंज नहीं हो रहा है ना। हम एक मानव में भी देखेंगे ना, तो जैसे हम
एक पिता के तौर पर या एक बच्चे के तौर पर पिताजी को देखते हैं, है ना। तो जब हम बचपन में उनको देखते थे, है ना, अब 20 साल बाद उनको देख रहे हैं, तो जो पिता वाली फीलिंग है वो चेंज होती है कि बनी रहती है? बनी रहती है कि चेंज हो जाती है? बताइए। बनी रहती है ना। तो ये जो चीज है कि मुझे वो जो बच्चा है, जो मेरा बेटा है, वो मुझे वैसा ही बेटा दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? वो बेटे वाली फीलिंग वैसी ही रहती है कि चेंज हो जाती है? हाँ? जैसे जैसे एक बुजुर्ग माँ होती है ना, वो बचपन में अपना कोई बेटा होता था, उसको खाना बना के खिलाती है ना। वो 50 साल का हो गया है ना, ये मान लो 80 साल के हो गए, तब भी वैसे ही खाना बना के खिलाते हैं ना? नहीं खिलाते? कि चेंज हो जाता है? जैसे 15 साल का होता है तब भी वैसे ही खिलाते हैं, 20 साल का हो जाता है तब भी वैसे ही खिलाते हैं, ऐसे खिलाते नहीं खिलाते? जब भी हम जाएंगे घर पे, हम 50 साल हो जाएंगे तब भी वैसे ही रहता है, ऐसा रहता है ना फीलिंग। जैसे हमारा बचपन का जो दोस्त था, वो हमको जब मिलता है तो वैसा ही लगता है कि नहीं लगता है? उसके साथ में वैसा ही लगता है ना, है ना। तो रियलिटी का कुछ भाग उसमें, वो जो उस रियलिटी को देखने वाला जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, मैं वैसा ही हूँ। जैसे बचपन में मैं जो था, है ना, अभी भी मुझे ऐसा ही लगता है ना कि मैं वही चीज हूँ, कि मैं कोई नई चीज बन गया हूँ। क्या लगता है? मैं कोई नई चीज बन गया हूँ? वो 5 साल का जब मैं था वो कोई और था और मैं कोई और हूँ, कि मैं वही चीज हूँ? मैं वही हूँ ना। तो ये जो अस्तित्व में जो कांस्टेंट वाली चीजें है ना, जो एकदम स्थिर है, जो वैसी ही है, इनको देखने का जो आयाम है ना, वो अध्यात्म उसको डीलिंग करता है। तो कर रहा है, जैसे बचपन में हमारी सोचने की और विचार करने की जो, हाँ, वो विचार चेंज हुए हैं, और अभी ठीक है, वो विचार चेंज हुए हैं, लेकिन मैं चेंज हुआ हूँ क्या? मैं चेंज हुआ हूँ क्या? हाँ? अब मैं क्या हूँ? मैं एक फीलिंग्स के साथ में हूँ ना, नहीं? जैसे आपके साथ बचपन में किसी ने कोई बिहेव किया था, है ना, कुछ अच्छा बात बोला था, आप 30 साल बाद भी उसको रिकलेक्ट करते हैं, तो वैसा ही लगता है कि नहीं लगता है? वो वैसा ही लगता है ना। या किसी ने चाटा मार दिया था, तो जब भी याद आता है तो वैसा ही लगता है ना, नहीं लगता है ना? ऐसा ही है। तो जो कांस्टेंट वाली चीजें है ना, उनको हम अध्यात्म में उनको देखने की कोशिश करते हैं, उनको देखना अध्यात्म का विषय है ना। और ये जो कांस्टेंट चीजें ये प्रकट कैसे होंगी, ये कार्य में कैसे आएंगी, ये व्यवहार में कैसे आएंगी, है ना। तो वो फीलिंग वही है ना, वो नियम वही है, वो नियम जो है वो प्रकट कैसे होगा, वो सारा जो है वो विज्ञान में चला जाता है। कितना अंतर, ठीक है। जो नियम वाली चीजें हैं वो अध्यात्म में चली जाती है, और उसका पहले दर्शन होता है और फिर उसका अनुभव होता है, ठीक है ना। और ये नियम कैसे प्रकट कैसे होगा, कार्य में कैसे आएगा, व्यवहार में कैसे आएगा, ये सारी चीजें विज्ञान में जाती है। तो अभी विज्ञान को हमने वो जड़ वाले नियम कैसे प्रकट होते हैं ना, उसी को हम विज्ञान में अध्ययन करते हैं। जबकि वो मानव के नियम कैसे प्रकट होंगे वो भी विज्ञान में जाएगा। तो विज्ञान मोटा मोटी कैसे कोई डीलिंग करता है, और ये नियम अभी जड़ कैसे है हम उसी को ही विज्ञान में अध्ययन करते रहते हैं, पर मानव का कैसा वाला भाग भी विज्ञान में ही आएगा। ये ठीक है। जैसे गाड़ी का सिस्टम कैसा चलता है ये हम विज्ञान में अध्ययन करते हैं, ठीक हो गया, है ना। लेकिन एक मानव का सिस्टम कैसे चलेगा ये भी तो कैसा ही है ना, ठीक है ना। तो ये भी विज्ञान में आएगा, ठीक है। और इस कैसे के ऊपर होता है क्यों। क्यों ज्यादा गहरी चीज है या कैसे ज्यादा गहरी चीज है? क्यों गहरी चीज है ना, ये क्यों वाला चीज है, ये अपन इसको विज्ञान में, विज्ञान से ऊपर विवेक में ले जाते हैं, ठीक है ना। और इस क्यों के मूल में है क्या, फाइनली रियलिटी क्या है, ये क्या वाली चीज है, सारा फिर ज्ञान वाला भाग बन जाता है। और ज्ञान जो है वो अध्यात्म में चला जाता है। जैसे मैं क्या हूं, ठीक है ना, ये सारा मैं क्या हूं, तो मैं अल्टीमेट रियलिटी क्या हूं, ये अध्यात्म में आता है, ठीक है ना। जड़ क्या है ये भी अनुभव में आएगा, लेकिन जड़ प्रकट कैसे होता है वो सारा विज्ञान में चला जाएगा। जड़ के साथ में मुझे क्यों ऐसा करना है ये विवेक में चला जाएगा। दूसरे मानव का क्यों, सारे क्यों विवेक में चले जाएंगे। किनका प्रश्न था ये? वो जिनका प्रश्न था उनका कुछ हुआ या नहीं हुआ? ठीक।
ठीक है भैया, हो गया नहीं? मैं ऐसा मान रहा हूँ, आप बाकी बता सकते हैं। मैं आगे वाला लेता हूँ अभी, है ना? कुछ मुझे रिस्पॉन्स जो है समझ में नहीं आ रहे लोग। जिनके प्रश्न थे, हाँ, जिनका प्रश्न था उसी से ही बात करना पड़ेगा। हाँ, इधर था ना प्रश्न किसी का? इधर भी था, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, है ना? दूसरे प्रश्न पे जाते हैं। टाइम वाला जो प्रश्न है आपका, टाइम वाला प्रश्न है ना? हाँ, टाइम को जो अपन बात करेंगे तो उसका वो असल में विज्ञान के लिए टाइम एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है जिसका अभी उत्तर नहीं हुआ है ना? ये बहुत गहरी बात है। मध्यस्थ दर्शन टाइम को इस तरह से देख रहा है कि जो भी क्रियाएं हैं, क्रिया एक रियलिटी है, क्रिया एक रियलिटी है या क्रिया कोई मतलब भ्रम है? क्रिया एक रियलिटी है ना? जैसे पेड़ क्या है? क्रिया है, वो एक रियलिटी है ना? ये पंखा भी एक रियलिटी है। तो अब ये क्रिया जो है वो कोई गति में है, कंटिन्यूस गति में, जैसे पेड़ बढ़ रहा है, पंखा चल रहा है ना? ये सारी क्रियाएं गति में है ना? हमारा शरीर बढ़ रहा है। तो ये जो क्रिया जो एक गति में है, तो इस क्रिया को अपन किसी एक खंड में जब देख रहे हैं तो उसको काल बोल रहे हैं, ठीक है? अब इसके बाय डेफिनेशन ही ये खंड होगा, हमेशा ही एक खंड रहेगा, ठीक है ना? इस खंड को हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे आपको एक 10 साल के पीरियड में मैं देख सकता हूँ, आपको मैं 5 साल के पीरियड में भी देख सकता हूँ, आपको मैं 1 साल के में भी देख सकता हूँ, 1 सेकंड के में भी देख सकता हूँ। लेकिन क्या ये खंड जीरो हो जाएगा क्या? कितने लोगों को लगता है ये खंड जीरो हो जाएगा? ये खंड जीरो नहीं होगा ना? जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि घड़ी में टाइम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? 11:01 आपने बता दिया, मान लो, है ना? ऐसा बता दिया। तो मैं क्या कहूंगा कि नहीं नहीं, ये थोड़ा आपने मतलब थोड़ा मोटा बता दिया है, सेकंड तक बताओ। ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, है ना? तो आप बोलेंगे नहीं नहीं, हाँ मैंने गलत बताया, मैं तो वो 11:01 नहीं है। आप कहेंगे वो तो थोड़ा पीरियड था, 11:01 होके 10 सेकंड था वो। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना? मैं कहूंगा अरे तो और मोटा है थोड़ा सा, सेकंड क्या है, थोड़ा सा मिली सेकंड तक बताओ भाई। ऐसा रहेगा ना? ठीक है ना? तो आप जब भी बताएंगे वो एक टाइम पीरियड ही रहेगा ना, कि एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, ठीक है ना? तो काल हमेशा कालखंड के रूप में रहेगा, है ना? अब ठीक से देखो तो काल जो रियलिटी है ये बेसिकली तो क्रिया का ही कोई भाग है ना? और इस भाग को, इस क्रिया को अपन दूसरी क्रिया के साथ जोड़कर देख रहे हैं। इस क्रिया को अपन घड़ी के साथ जोड़कर देख रहे हैं, है ना? कि ये पंखा 5 मिनट चला का क्या मतलब होता है कि वो सुई इतना चली, ऐसा ही है ना? ये 5 मिनट चला मतलब सुई 1 से 2 पे आ गई, मिनट वाली सुई। ऐसा ही देखेंगे ना, है ना? एक क्रिया को दूसरी क्रिया से जोड़ के और अपन देख रहे हैं, उसको काल बोल रहे हैं। और ये जो घड़ी है, इस घड़ी को हमने धरती की गति से जोड़ रखा है। पंखे को हमने घड़ी की गति से जोड़ा और घड़ी की गति को किससे जोड़ा? धरती की गति से जोड़ के देखा। कुल मिला के हम जो बोल रहे हैं ना कि सुई 1 से 2 पे आ गई, है ना? उसका मतलब वो है कि घड़ी जो है, धरती जो है थोड़ा सा उसमें घूमी होगी, ये मतलब है। तो हम कुल मिला के बोल रहे पंखा 5 मिनट चला, को ऐसा बोल रहे हैं कि धरती इतना घूमी है, जितनी देर में वो यहाँ से आ गई है उतनी देर में ये पंखा चला है। इतना ही टाइम का रियलिटी है। और जिसको वर्तमान बोलते हैं वो वर्तमान बेसिकली खंड के रूप में रहेगा, है ना? वो वर्तमान मानव के लिए एक हमेशा ही टाइम पीरियड रहता है ना? तो भूत भविष्य और वर्तमान, भूत भविष्य वर्तमान को बात करेंगे तो भूत भविष्य वर्तमान जो है बेसिकली मानव के लिए होता है। मानव के लिए होता है कि जानवर के लिए होता है ना? मानव भूत भविष्य वर्तमान तीनों को साथ लेके चलता है। ऐसा नहीं होता है जो हम बहुत सारा इधर उधर फिलोसफी सुनते हैं ना, वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो। ऐसा होता है क्या कि हम खाली वर्तमान का ही सोच रहे, भविष्य का सोच नहीं रहे? ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा होता नहीं। ऐसा कुत्ता करता है, ठीक है ना? ये इस तरह का जो वर्तमान है ना कि भूत को मत सोचो, भविष्य को मत देखो, ऐसा कुत्ता ऐसा करता है। मानव जो होता है वो भूतकाल को हमेशा ही ध्यान में रखता है कि क्या सही हुआ, क्या ठीक नहीं हुआ। जो ठीक हुआ उसको हम वर्तमान में जिएंगे और उसके जो ठीक अभी भी वर्तमान में भी नहीं हो रहा उसके लिए भविष्य में योजना बनाएंगे, ठीक है ना?
तो वो खंडी होता है हमेशा, है ना, वो वर्तमान एकदम वही सेकंड के जैसा होता नहीं है। ठीक है, इतना ही मैं रखूंगा इसमें, है ना। ठीक है, हो गया आंसर। और 3-4 प्रश्न है, उसका मैं संक्षिप्त में जवाब देने की कोशिश करूंगा। एंड बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू समराइज दिस स्पिरिचुअलिटी आल्सो। तो स्पिरिचुअलिटी को जो मैं समझता हूँ, और एक प्रश्न आया था कि क्या एक ही मार्ग है या कई और मार्ग हो सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि मार्ग कहीं भी हो सकते हैं, और वी हैव टू बिलीव इन वन एंड सिंसियरली ट्राई एंड टेक इट फॉरवर्ड। तो जब एक मार्ग में चल रहे हैं हम, तो दूसरे मार्ग की अवहेलना ना करें और अपने मार्ग की अधिमूल्यन ना करें। तो इतना सिंसियरिटी आदमी रख के चलेगा तो व्यवहार में बहुत आगे तक पहुंच जाएगा। तो ये मार्ग हम लोगों ने ये शब्द बहुत सुना है कि कर्मयोग एक मार्ग है, भक्ति योग एक मार्ग है, ज्ञान योग एक मार्ग है। ये 3 मार्ग हमने सुना हुआ है। तो स्पिरिचुअलिटी कुल मिला के इनका अध्ययन या इनको समझना है। तो इसमें मूल ग्रंथ जो आते हैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर, वो वेद है, अनडाउटेडली वेद है। तो वेद से निकला, अच्छा जो भी मैं बोल रहा हूँ ये अपनी समझ से बोल रहा हूँ, तो वेद से निकला उपनिषद, और उपनिषद से निकला ब्रह्मसूत्र। तो ये ब्रह्मसूत्र से बहुत सारे ये अद्वैत, द्वैत अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, अचिंत भेदाभेद, ऐसे 6 धाराएं निकली। तो एक शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य और चैतन्य महाप्रभु, गौड़पादाचार्य, ये 6 आचार्य निकले। तो ये 6 आचार्यों का जितना भी मतलब दिया हुआ है, ये सब इसको बोलते हैं ये आध्यात्म। तो ये आत्मा के बारे में, और आत्मा का संबंध जो क्या बोलते हैं ईश्वर है उसके साथ क्या है, और आत्मा, जड़ और ईश्वर, इन तीनों के बीच में अंतर संबंध क्या है, इसको विश्लेषण करते हैं ये 6। तो किसमें एक के बारे में है अद्वैत, एक के बारे में बोलता है द्वैत, 2 के बारे में बोलता है, ऐसा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो अब ये वेद से निकला उपनिषद, उपनिषद से निकला ब्रह्मसूत्र, ये ब्रह्मसूत्र ये 6 निकले, ये आध्यात्म मार्ग है। तो ये आध्यात्म मार्ग है। और वेद से डायरेक्टली निकला मनुधर्म शास्त्र। तो मनुधर्म शास्त्र से निकला समाज कैसा रहना है, तो वो धारा है कर्मयोग, उसको बोलते हैं कर्मयोग। और ये उपनिषद से निकला गीता। तो ये गीता है भक्ति योग। तो ये भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये 3 योग जो है, तो इससे बहुत परंपरा चलने की कोशिश, कुछ परंपरा में चलने का कोशिश हुआ है, मगर जो आदमी को लॉजिकल थिंकिंग जो करंट एजुकेशन से मिला है, इससे ये तीनों का खंडन होते हुए, ये परंपरा टूटते हुए हमने अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि किस घर में ये तीनों का चर्चा हो रहा है, आप चेक करके देख लीजिए। कितने प्रतिशत घरों में इन तीनों की चर्चा हर सवेरे, हर रात, हर दिन में हो रहा है, आप चेक करके देख लीजिए। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, तो इसमें ये जो कर्म वाला है, तो इसमें राजा का दासत्व है। दासत्व मतलब जो शासन है उसकी सुनो। तो ये यहाँ पे जो गीता से जो निकला है वो देवी देवता का दासत्व है, और आध्यात्म में गुरु का दासत्व है। और ये साइंस एजुकेशन ने तीनों को मतलब क्वेश्चन मार्क की तरह खड़ा करके रखा है। तो अब नाउ जब भी आप ये मार्ग में जाते हैं, तो हम जो पढ़ रहे हैं और इसमें और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट के लिए आंसर्स अपने पास नहीं है। तो कभी भी हमको जो धारा में आगे जाना है, तो उसका एक ही उपाय है कि फेथ जो होता है उसके साथ हमको आगे जाना है।
तो ये जो बोलते हैं आस्था, तो मनोधर्म शास्त्र में कुल 15 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। 4 वर्ण, 4 आश्रम, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, भय प्रलोभन और आस्था। तो आस्था के साथ शुरुआत कर सकते हैं हम, मगर आस्था विश्वास में परिवर्तन होना है। जब भी आस्था विश्वास में परिवर्तन नहीं होता है तब वो टूट जाता है। तो इसीलिए हम कितने धारा देख रहे हैं, कितने ही मतलब ये महापुरुषों को देख रहे हैं, उनका कुछ मतलब ये होता है, पब्लिसिटी होता है, बहुत बड़ा होता है, फिर धीरे 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 टूटने लगता है। तो ये टूटने का कारण क्या है कि अपने अंदर ये उतरा नहीं। तो ये कुल मिला के ये आदर्शवाद या स्पिरिचुअलिटी को समझने का जो तरीका है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी मतलब स्पष्टीकरण ये किया है। अब इसके आगे क्या? इसके आगे का मतलब है कि इसमें कुछ कमी है, ये इंगित नहीं कर रहा हूँ मैं, ये इंगित नहीं कर रहा हूँ। लोगों ने पूछा अभी कि बंदर से आदमी निकला है, कि अब क्यों नहीं निकल रहा है? तो जो भी कुछ भी कभी भी निकलता है समय में, तो वो उस समय की ज़रूरत के हिसाब से निकलता है, उस समय की ज़रूरत के हिसाब से निकलता है। तो ये जो अवस्थाएं हैं, एक अवस्था उससे पहले की अवस्था से प्रकट हुआ है। ओके, तो आगे की अवस्था पहले की अवस्था में भ्रूण रूप में रहता है, भ्रूण रूप। तो पदार्थ अवस्था में प्राण अवस्था भ्रूण रूप में है, वो निकला। प्राण अवस्था में जीव अवस्था भ्रूण रूप में था, वो निकला, उसकी परंपरा बन गई। और जीव अवस्था में ज्ञान अवस्था भ्रूण रूप में था, वो निकल गया और परंपरा बन गई। तो जब भी फिर से शुरू होना है तो यही क्रम में रहेगा। अब ना ये क्वेश्चन आया था कि ये चारों अवस्था ही रहेंगे या पांचवा निकलेगा। अब आदमी मतलब धरती में कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं कर सकता है इससे, तो शायद आगे की संभावना भी है। मगर मेरे हिसाब से मैं जो सोचता हूँ, आदमी पार पा जाएगा। आदमी के अंदर उतना ताकत है। क्यों? क्योंकि जब हम यूनिवर्स को देखते हैं तो 2 रियलिटीज है। एक है स्पेस रियलिटी, दूसरा है टाइम रियलिटी। स्पेस रियलिटी एक है, टाइम रियलिटी एक है। तो यूनिवर्स को जब देखते हैं तो स्पेस रियलिटी में देखते हैं तो अर्थ इज स्पेक, अर्थ का जो साइज है स्पेक है। तो उसमें अपने मतलब देश का साइज कितना होगा? उससे भी छोटा, मतलब कण मात्र है स्पेस के उसमें। अब टाइम के उसमें तो ये जो इन्फिनिटी बोलते हैं, जो अनंत बोलते हैं ना, तो उसमें 3 चीज आते हैं। एक तो यूनिट आता है, ओके, दूसरा स्पेस आता है, तीसरा टाइम आता है। तो यूनिट का इन्फिनिटी है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब है कि काउंट करने में कोई मतलब देयर इज नथिंग इन दैट, काउंट करने में कोई फायदा नहीं है, काउंट करने की जरूरत नहीं है। अनकाउंटेबल, कितने ग्रह गोल है, काउंट करने में कोई मतलब उसमें कोई मीनिंग नहीं है। ये अनकाउंटेबल नंबर ऑफ यूनिट्स आर देयर, दैट इज इनफाइनाइट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। तो गिनती में अनकाउंटेबल है। और दूसरा है स्पेस। स्पेस इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड का मतलब है कि इसका साइज, विस्तार जो है, इसको नापने का कोई मतलब ही नहीं है, दिखता ही नहीं, कुछ मतलब नहीं दिखता है। जब टाइम पे आते हैं, टाइम इज कंटिन्यूअस, टाइम इज कंटिन्यूअस, ना इसका पीछे ना इसका आगे दिखता नहीं है हमको टाइम। तो जब भी टाइम का कॉन्सेप्ट हमको समझना है तो एक क्रिया के रूप में ही समझना पड़ता है। तो क्रिया कहाँ पे होता है? वस्तु में होता है। तो टाइम को इसलिए ऐसा डेफिनेशन दिया है कि क्रिया की अवधि काल है, क्रिया की अवधि काल है। इकाई का डेफिनेशन ऐसा है, इकाई का विस्तार की अवधि वो इकाई है। विस्तार जो है अगर रुक गया तो इकाई बन गई। तो यूनिट लिमिटेड इन साइज है, टाइम इज कंटिन्यूअस। तो ना स्पेस टाइम डायमेंशन में जब आप यूनिवर्स को देखते हैं तो बहुत बड़ा है। तो आदमी की गिनती भी नहीं आएगी कहीं पे भी। मगर आदमी के पास ऐसा एक ताकत है जिससे ये दोनों डायमेंशन को वो छोटा कर देगा। वो है ज्ञान, वो है ज्ञान। तो इतने ग्रह गोलों में जो भी हो रहा है उसमें धरती का अहमियत कुछ भी नहीं है अगर वैसा देखते हैं तो, स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट से देखते हैं तो। मगर नॉलेज के डायमेंशन में देखते हैं तो हम
अपने ही अपना ग्रह को छोड़ दीजिए, इसको तो ठीक कर ही सकते हैं, मगर मेरा मानना ये है कि आदमी के पास ऐसा नॉलेज आ सकता है, वो पा सकता है कि आसपास के कितने दूर दूर भी है उसमें उसको भी मतलब शांत कर सकता है, शांत मतलब टेक केयर कर सकता है। सो दिस इज व्हाट आई फील। और एक प्रश्न आया था, सूर्य का टाइम कितना है, अगर नष्ट हो गया तो क्या होगा? ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो मतलब अगर सपोज ये हॉल में अपने को ये वर्कशॉप करने का अनुमति नहीं है तो वर्कशॉप बंद हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना? क्या होगा? बस उतना ही है। तो ये जो सौर मंडल है यहाँ पे अगर सूर्य का वो कम हो गया तो फिर दूसरे उसमें मतलब जो जीवन है वो ऐसा ही चलेगा, क्योंकि जो सूर्य की जो रश्मि है उससे ये जितना भी ऑर्डर्स में जो हार्मनी चल रही है वो तो चलते ही जाएगा। तो दिस इज माय गेस। ओके, प्लीज टेक सीरियसली इट एज अ प्रपोजल, बट यू थिंक वेदर इट विल फिट और नॉट इनसाइड योर ओन इमेजिनेशन। अच्छा, ये रियलिटी को पाने के लिए एक ही मार्ग है तो पहले ही बता दिया। सो लगभग सारे प्रश्नों का उत्तर हो गया है। तो सर मैं पूछना चाह रहा था कि अस्तित्व है कैसे है, तो ये एक व्यवस्था में ही समझ में आता है, लेकिन अस्तित्व क्यों है ये समझ में नहीं आता। मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मैं ग्रुप सी से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वृद्धि जो है इसका जीवन काल कब तक के लिए है, यह वृद्धि कब तक के लिए रहेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। मेरा नाम अमन है, मैं ग्रुप के से हूँ। मेरे भी एक प्रश्न है। अभी तक जो दो धाराओं के विषय में डिस्कशन हुई, आध्यात्मिकवाद और भौतिकवाद, इन दोनों में जो भी समस्याएं रही, उसके बाद अभी वर्तमान परिस्थिति में हमारे सामने जो विकल्प के रूप में जीवन विद्या प्रस्तुत है, प्रस्ताव के रूप में, इसमें इन दोनों समस्याओं का समाधान कैसे हो रहा है, उसको आप संक्षिप्त रूप में यदि कर सके तो ये मेरे प्रश्न है। जो साइंस के थ्रू जो टाइम है, तो टाइम कर्वेचर में मतलब साइंस में कि टाइम स्पेस जो है, स्पेस को कर्व किया जा सकता है, स्पेस में कर्वेचर बन सकता है, बट जो एक स्पेस जो दूसरा हम मानते हैं वो अप्रभावित है। तो मैं इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है कि जो स्पेस साइंस बोलता है कि जो कर्वेचर ग्रेविटी में कर्व बन जाता है, ब्लैक होल में कर्व हो जाता है, जो स्पेस एंड टाइम के ग्राफ प्लॉट जो है, किस स्पेस की कौन सा स्पेस साइंस डील करता है, ये स्पेस जो मैं जानता हूँ दर्शन के थ्रू वो अप्रभावित है। तो साइंस किस स्पेस की बात करता है फिर, जिसे कर्वेचर में डाल देते हैं कि साइंस ग्रेविटी में कर्व बन जाते हैं, ग्रेविटी के इफेक्ट में स्पेस कर्व हो जाता है। ठीक है, एक और प्रश्न पूछना था। जीवन जब शरीर को नहीं चलाता है तो उसकी स्थिति क्या है, और जब जीवन शरीर को चलाता है उसकी स्थिति? ठीक है, आप प्रश्न के उत्तर सुनते हैं। वास्तविकता को आपने बताया है, आपने कहा कि योग से योग में जो आपने बताया कि योग के थ्रू भी हम वास्तविकता को जान सकते हैं और मतलब वास्तविकता को समझ सकते हैं, और एक अलग तरीका मतलब एक पर्टिकुलर एक सही तरीका क्या है कि उसको हम अपना के वास्तविकता को जान सकते हैं। मेरा नाम पंकज है और मैं ग्रुप सी से हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कंप्यूटर को हम चलाते हैं, मतलब हमारा दिमाग चलाता है, तो हमारे दिमाग को भी कोई चलाता है या नहीं? अब प्रश्नों की संख्या पर्याप्त हो चुकी है। अब इस राउंड में अब हम लोग सारे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। नो क्वेश्चन मोर।
ऑर्डर में नहीं ले रहा हूँ मैं, तो मैं पहले 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा, उसके बाद मैं बालमुकुंद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा। तो पहला है ये अस्तित्व, ये जो पूरा है ये क्यों है, ये था ना प्रश्न, अस्तित्व ये क्यों है। तो जहाँ तक मैं समझा हूँ और वो भी विद्या के कॉन्टैक्ट में आने के बाद जहाँ तक मैं समझा हूँ, तो ये 2 एक्सट्रीम्स है, 2 एंड्स है। एक तो सबसे छोटा जो क्रिया है और परमाणु का क्रिया, परमाणु में क्रिया, और सबसे बड़ा संपूर्ण अस्तित्व। तो सबसे छोटा तक, सबसे छोटा जो है वहाँ तक वो कैसा है ये समझ सकते हैं। सबसे बड़े तक वो क्यों है समझ सकते हैं। ओके, जो सबसे बड़ा है वो क्यों है उसका उत्तर अभी मतलब मेरे पास तो नहीं है देने के लिए। और सबसे छोटा जो है परमाणु, उससे भी छोटा वो कैसा है इसका चित्रण नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि इसके बीच में सारे का चित्रण मेरे अंदर है, ऐसा भी नहीं है। तो ये समझ सकते हैं करके वो भरोसा है, मतलब इस रियलिटी को समझ सकते हैं। और ये भी मैं मानता हूँ कि अगर इस लाइन में हम चलते हैं तो आगे जाके जो जितना भी ये रहस्य जैसा बना हुआ है इसकी भी मुक्ति हो जाएगी। मतलब देवी देवता क्या है, मतलब बिना शरीर का जीवन क्या होता है, ये भी क्लियर हो जाता है, ऐसा भरोसा है। ओके, इसलिए इससे पहले भी मैं बोला था कि हम एक डायरेक्शन में जब चलते हैं तो कुछ प्रपोजल्स को लेके थोड़ा आगे जाना पड़ता है, खुद अपने आप को जांचना पड़ता है। तो वो क्रिया अगर करेंगे तो शायद आंसर मिल जाएगा। और दूसरा अर्थ का, मतलब ये धरती का लाइफ कहाँ तक है। तो सवेरे बिफोर लंच के सेशन में मैं बताया था, सॉरी आफ्टर लंच के बिफोर टी ब्रेक के सेशन में मैं बताया था कि 4.5 बिलियन ईयर्स बैक अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये आंसर मैं साइंस के मतलब विद्यार्थी होने उससे दे रहा हूँ। और ये अर्थ का अभी जो लाइफ है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस सन। तो 7 बिलियन ईयर्स के बाद में ये धरती उसके अंदर जाके मिलेगा, ऐसा प्रपोजल है। तो मतलब जो मैं पढ़ा मैं बता रहा हूँ, तो ये साइंस का है। तो लाइक 7 बिलियन ईयर्स के बाद में जो धरती है ये इसके आसपास घूम रहा है, सूर्य में जाके मिल जाएगा, ऐसा एक प्रपोजल है। तो ये वहाँ से मैं आंसर बता रहा हूँ। और ये जो भैया आपने जो पूछा, ये आदर्शवाद और भौतिकवाद, इसका अल्टरनेटिव मतलब इसका विकल्प के रूप में जीवन विद्या है। तो ये जो शब्द आए हैं तो ये विकल्प के रूप में है करके मैं ये बोल सकता हूँ कि मतलब श्रद्धेय नागराज बाबा जी से मैंने सुना है और उनको मैं स्वीकारता हूँ एक लर्न व्यक्ति के रूप में, इसलिए वो प्रपोजल को स्वीकारता हूँ। मगर ये कंप्लीटली अल्टरनेटिव है करके मैं एक स्तर पर आने से पहले ऐसा मतलब बोलूँगा नहीं। तो इसके कारण जितने लोगों को भी कुछ और ट्राई करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज इसमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो मगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैं मानता हूँ करके बोलूँगा, ये अल्टरनेटिव है करके मानता हूँ, क्योंकि मैं इस पे मतलब अपना तन मन धन समर्पित करते हुए मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। यस प्लीज कर। तो वो जो स्पेस टाइम कर्व की बात आइंस्टाइन भाई साहब कर रहे हैं, तो उस पर बात करने से पहले अपन जो टाइम की जो बात कर रहे थे ना, उसी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, है ना। कि जैसे अस्तित्व में क्रिया एक सच्चाई है ना, और क्रिया शून्यता एक सच्चाई है। ये जो स्पेस है ये एक सच्चाई है, और स्पेस में क्रियाएं एक सच्चाई है ना। और फिर जो क्रियाएं हैं ये इनका कुछ भाग जिसको रूप और गुण बोल रहे हैं वो कंटिन्यूस चेंज हो रहा है।
रूप और गुण जिनको बोल रहे हैं, है ना, उसका फॉर्म, उसका अपीयरेंस जो है वो चेंज हो रहा है ना, और उसका कुछ आसपास वाली इकाइयों के साथ में कुछ इंटरेक्शन है वो भी चेंज हो रहा है। वो इंटरेक्शन किसी एक टाइम पर, है ना, पहुंचने के बाद में वो चेंज होता है, और वो कुछ आवर्तनशील विधि से, है ना, पहले एक दिशा में होता है फिर दूसरी दिशा में होता है, सारी क्रियाएं ऐसे ही चल रही है ना। जैसे हमारा सांस है वो एक टाइम पे निकल रहा है, एक टाइम पे वापस जा रहा है ना, ऐसे ही सारी क्रिया हो रही है। परमाणु वंश भी घूमेगा तो एक समय पे ऐसे जा रहा होगा, दूसरे समय पे ऐसे आ रहा होगा, है ना, कोई आगे जा रहा होगा तो कोई पीछे जा रहा होगा, ऐसा हो ही रहा होगा। तो ये रूप और गुण जो है वो चेंज होते हुए भी एक समय बाद देखेंगे ना तो वो हमको एक कांस्टेंट दिखाई देता है, ठीक है ना। जैसे जो किसी एक जगह पर आप देखेंगे, है ना, जैसे एक बिल्डिंग यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, तो यहाँ पर 100 साल पहले हो सकता है यहाँ पे कुछ खेती जैसी जमीन हो रही हो, ट्रैक्टर चल रहा हो, है ना, या जंगल हो रहा हो, सब हो ही सकता है। नहीं, 100-200 साल बाद देखेंगे, है ना, जब इस बिल्डिंग का कोई गिर जाएगा, कोई लाइफ नहीं होगा, तो हो सकता है यहाँ पे वैसे ही चल रहा हो वापस से, ऐसा ही हो सकता है ना। नहीं, इसी पर्टिकुलर एरिया को आप देखेंगे तो हो सकता है इस आश्रम की प्लानिंग में हो कि यहाँ पे लॉन बना दिया जाए, है ना, तो यहाँ पे लॉन बन गया होगा, आप आएंगे 200 साल बाद, ठीक है ना। तो उस लॉन को देख के आप कभी भी ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे बिल्डिंग था, कि बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। इस पर्टिकुलर एरिया को देखेंगे तो इसमें रूप और गुण के आधार पर हम इसकी स्टेट को नहीं बता सकते, ऐसा होगा कि नहीं होगा, है ना। तो क्रियाएं जो है वो चेंज हो रही है, और चेंज होते हुए भी कुछ एक भाग है जो हमेशा वैसा ही रहता है। जैसे जंगल को आप देखेंगे ना, वो 100 साल के पीरियड में, 200 साल के पीरियड में देखेंगे वैसा ही दिखाई देगा कि बदल जाएगा, वैसा ही दिखाई देगा ना। वही पेड़ रहेगा, है ना, आम की जगह पे नीम आ गया होगा, ऐसा तो हो रहा होगा। नहीं, वही एक शेर जो है हिरण को मार रहा होगा, है ना, ऐसे तो हो रहा होगा, है ना। वो एक नाला जा रहा होगा, ठीक है, नाला हुआ नहीं, आप बताओ होगा, इतना ही चेंज हो जाएगा, ऐसे तो रहेगा ना। तो रूप और गुण को एक लंबे पीरियड में देखेंगे ना तो वो भी एक तरह से देखेंगे तो कांस्टेंट ही रहता है ना। वो क्रिया पे है, कोई क्रिया का काल थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है रिपीटेशन का, कोई क्रिया का काल थोड़ा सा छोटा होता है, ऐसे तो रहता है। और वो उसका एक पीरियड है, उसके बाद में वो वैसे ही रिपीट कर रही होती है वापस, ऐसा ही दिखेगा ना। तो जो टाइम की जो बात करेंगे उसमें क्रिया मूल सच्चाई है। अब टाइम क्या चीज है, ये मानव ने एक जो धरती के साथ जोड़कर और ये सारी चीजों को, क्रियाओं को देखने का प्रयास किया है, ठीक है। काल जो है वो अस्तित्वगत सच्चाई नहीं है, काल जो है वो मानव के जीवनगत सच्चाई है। मानव में अस्तित्व में काल उतना ही रियलिटी है जितना कि जीवन एक रियलिटी है, ठीक है ना। जैसे हम घड़ी की भी बात कर रहे हैं ना, तो ये पंखा 5 मिनट चला और 5 मिनट घड़ी ऐसे चली, हमको लग रहा है कि घड़ी 5 मिनट चली है और पंखा 5 मिनट चला है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा एक दिन ऐसे घड़ी को देख रहा था, है ना, तो मैंने देखा कि घड़ी में 1 मिनट हो गया, है ना, इसका क्या मतलब है, कि घड़ी में 1 सेकंड हो गया, इसका क्या मतलब है ना। तो मैंने देखा कि घड़ी में 1 सेकंड हो गया, इसका मतलब है कि वो, पहले तो मुझे लगा कि ऐसे खिसक गई है तो 1 सेकंड हो गया है ना, ऐसा लगा। फिर मैंने सोचा नहीं, वो 1 सेकंड खिसकने में नहीं लगाती है ना, खिसकती तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में है, वो रुकते ही 1 सेकंड है। समझ में आ रहा है ना। घड़ी का चलना टाइम नहीं है, घड़ी का रुकना टाइम है, ठीक है ना। उस समय चल क्या रहा था, तो उस समय वो क्रिया चल रही थी, पंखा चल रहा था और मैं चल रहा था। मुझ में क्या चल रहा था, मुझ में वो देखने की क्रिया चल रही है, ठीक है ना। घड़ी को तो रोकना पड़ता है टाइम के लिए, ठीक है, क्योंकि वो तो हम रोक रहे हैं ना, उसको इंटेंशनली रोक रहे हैं कि धरती इतना घूमेगी ना तभी तेरे को इतना घूमना है। हम थोड़ा फास्ट भी घुमा सकते हैं उसको, है ना, उसको रुक रुक के चला रहे हैं, है ना। ऐसा ना हो जाए कि धरती तो ऐसा घुमा नहीं और वो जल्दी घूम जाए, है ना, तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। उसको हम रोक रोक के चला रहे हैं। तो टाइम जो है वो एक जीवनगत सच्चाई है, उसके साथ मानव क्रियाओं को देखता है, ठीक है। तो जो स्पेस और टाइम की जो बात कर रहे हैं उसमें पहले तो टाइम ही जिस तरह से आइंस्टीन देख रहा है उससे एक अलग ही कॉन्सेप्ट है टाइम, ठीक है। अब स्पेस की भी बात करेंगे तो जो स्पेस है ना, आइंस्टीन जिसको स्पेस बोल रहा है ना, वो क्या है कि ये जो सारा स्पेस है, ये जो सारा स्पेस जिसको हम देख रहे हैं, वो ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर एक 0 0 0 करके बिंदु है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, है ना, और उसमें एक्स में कुछ
अंक डाल दिए, वाई में कुछ अंक डाल दिए और जेड में कुछ अंक डाल दिए, कुछ मार्किंग कर दिए, है ना। तो अब उसका स्पेस ना, आइंस्टीन का स्पेस ये स्पेस नहीं रहा, वो एक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो स्पेस है ना, वो उसका स्पेस है, ठीक है ना। उस स्पेस में एक जो अंक है ना, वो 10 दूर आता है, ठीक है, कोई 10 यूनिट दूर आता है। लेकिन उसी ज्योमेट्री को आप दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वहां पे जहाँ 10 आता है वहां पे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वहां पे 1000 आएगा, ये तो हो ही सकता है ना, है ना। उसमें वो पूरा फिर उसके ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं और वो कैलकुलेशन में कोई उसमें इक्वेशन को बैठा रहे, है ना। उस इक्वेशन में हमेशा ही जो है आप उसी स्केल को बड़ा करके भी देख सकते हैं, उस स्केल को छोटा भी करके देख सकते हैं, है ना। बेसिकली उसका स्पेस ये स्पेस नहीं है, उसका स्पेस एक मैथमेटिकल स्पेस है, ठीक है ना। और उस मैथमेटिकल स्पेस में भी उसकी जो क्रिया है, जिस क्रिया को वो देख रहे हैं, वो क्रिया को नहीं देखते हैं। विज्ञान में हम क्रिया को नहीं देखते हैं, विज्ञान में हम क्रिया के प्रभाव को देखते हैं, ठीक है ना। तो प्रभाव को देखने के कारण हम प्रभाव के आधार पर क्रिया को देख रहे हैं, है ना। तो वो जो प्रभाव है उसको हम नाप रहे हैं, है ना। वो प्रभाव नापने से हम क्रिया को नापने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसमें ऐसा हो सकता है कि हम किसी प्रभाव क्रिया के साथ में प्रभाव है ना। तो इसमें क्या होगा, एक मूलभूत अंतर ये हो जाएगा कि आधार क्या है देखने का, प्रभाव के आधार पर क्रिया कि क्रिया के आधार पर प्रभाव। तो उन्होंने क्या किया है कि प्रभाव क्या है, गति है, गति क्या है, कंटिन्यूस चेंज होता है ना। उसकी जो थ्योरी है, आइंस्टीन की थ्योरी, उसमें एक जो जैसे लाइट जिसको बोल रहे हैं, वो लाइट क्या है, एक प्रभाव है वो, है ना। उस प्रभाव को उन्होंने कांस्टेंट मानकर कैलकुलेशन किया है। लाइट को कांस्टेंट मानते हैं ना, लाइट की स्पीड को कांस्टेंट मानते हैं, है ना। तो लाइट की स्पीड को कांस्टेंट मानकर वो मतलब प्रभाव को कांस्टेंट मानकर क्रिया को देख रहे हैं। तो उसके लिए इस प्रभाव को कांस्टेंट मानने के लिए या स्थापित करने के लिए हमको क्रिया के डायमेंशन बदलने पड़ते हैं, है ना। तो हमारी क्रिया छोटी बड़ी हो जाती है। प्रभाव को कांस्टेंट करने के लिए हमको क्रिया को ही चेंज करना पड़ता है, जबकि क्रिया स्थिर रहती है, उसका प्रभाव चेंज होता है। इस कारण उसमें हमारा स्पेस छोटा हो जाता है ना, उसका टाइम चेंज हो जाता है, वो क्रिया की लेंथ चेंज हो जाती है। तो हम साइंस में प्रभाव को फिक्स मान के क्रिया का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हम क्रिया को बहुत सारी जगह पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, प्रभाव को फिक्स करे हुए हैं, ठीक है ना। इसलिए हमारे निष्कर्ष उल्टे बन गए, ठीक है। इस तरह से वो रहता है, ठीक है। एक प्रश्न था, व्हाट इज द राइट वे टू नो रियलिटी, कि इन सब संबंध में कौन से रास्ते से हम जाएंगे ताकि अल्टीमेट रियलिटी तक हम पहुंच सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सूक्ष्म निरीक्षण, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन हम बढ़ाएं और उसको जीने के साथ जोड़ें, ये हमारा एक मार्ग हो सकता है। प्रस्ताव तो बहुत सारे अपने अपने हिसाब से आएंगे, लेकिन उसको हम किस पैरामीटर के साथ चेक करेंगे। कोई स्वर्ग की कल्पना करता है तो उसको किस ढंग से हम मानेंगे, या हम जहाँ पर बैठे वहाँ पर स्वर्ग इवॉल्व हो सकता है क्या, ये भी एक प्रस्ताव आपके सामने यहाँ पर है। तो इसके लिए रियलिटी की जब बात करते हैं तो जो प्रस्ताव हमारे सामने आता है उसको हम हमारे मन, बुद्धि और अध्यात्म के स्तर पर अपने जीवन के साथ जोड़ के देखेंगे तो ये जो है हमारा राइट वे होगा। जैसे 15 साल पहले मेरी अवधारणाएं अलग थी समाज के प्रति, अध्यात्म के प्रति, एक 10 साल पहले अलग थी, आज अलग है। आज मैं किस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ वो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। और 10 साल पहले इस मार्ग में जिस निष्कर्ष से मैं लगा था उस समय मेरे दिमाग में बहुत सारी अलग ही चीज़ें थी, क्योंकि जैसे समाज में देखता था वैसा ही मैं समझता था। मैं कभी अपने तरफ से उस पर गौर नहीं किया और जीने में और आचरण में उसका कुछ महत्व है इसको कभी समझा ही नहीं। जैसे कोई पिक्चर होता है वो दिखा देता है, हम मान लेते हैं, एक्चुअली में वो पूरी एक्टिंग ही रहती है ना, लेकिन हम कभी कभी उसके साथ रियलिस्टिक हो जाते हैं, रो भी लेते हैं, हंस भी लेते हैं। तो ऐसा ही हमारा भी होता है कि जितने कुछ प्रस्ताव हमारे सामने रखे गए हैं उसको हम अपने जीवन में सुसंगति होते कि नहीं वो जोड़ेंगे और जितना ज़्यादा उसको तोड़ तोड़ के सूक्ष्म निरीक्षण उसका कर सकते हैं उसका करेंगे। मुझे लगता है कि ये हमारा राइट वे होगा अगर हमको उस स्टेट तक, रियलिटी तक पहुंचना है तो ये एक है। और दूसरा है
कि कंप्यूटर को ब्रेन चलाता है, हमारे ब्रेन को कौन चलाता है। तो निश्चित रूप से मेरे डिस्कशन का ही प्रश्न है, वो जो व्यक्ति है वो हमारे ग्रुप डिस्कशन में था, कुछ देर इस पर चर्चा चली, तो उसने प्रश्न ये रखा था उस व्यक्ति ने कि कंप्यूटर को जो ब्रेन चलाता है और आदमी को भी ब्रेन चलाता है, तो कौन सा ब्रेन उसमें सुपीरियर है। तो उसका तो उत्तर उन्हें डिस्कशन में मिल गया कि आदमी का जो ब्रेन है वो सुपीरियर है, क्योंकि वो कंप्यूटर का ब्रेन उसने ही बनाया है और वो कंप्यूटर को चलाने वाला है वो भी आखिर आदमी है। और प्रश्न ये है कि हमारे ब्रेन को कौन चलाता है। जब हमारा ब्रेन बोलते हैं तो हम ब्रेन से अलग हुए हैं, हम कुछ डिफरेंट चीज है जो इन सबको हम साक्षी भाव से देख सकते हैं, कुछ डिसीजन ले सकते हैं, कुछ हम चला सकते हैं। तो हमारे ब्रेन के परे कुछ हमारे माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड है, सुपर कॉन्शियस माइंड है, और हमारे जीवन विद्या की भाषा में उसको मैं भी बोलते हैं, जीवन जागृति भी बोलते हैं। तो उसमें जो बहुत सारे संकल्प, विकल्प, क्रियाएं, चित्तवृत्तियां, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर है और उसके हिसाब से वो ब्रेन को जो है स्टिमुलेट करते हैं, मतलब चलाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और फिर ब्रेन जो है वो निर्णयात्मक प्रक्रिया में काम करता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसा देखते हैं कि उन्होंने जैसे बोला था ग्रुप डिस्कशन में कि कोई शरीर के ध्यानेंद्रिय कर्मेंद्रिय पर कुछ घटना होती है तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक पहुंचती है, फिर ब्रेन अपने आप काम करता है। बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि घटना हमारे आंखों के सामने हो रही है, फिर भी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है, क्योंकि उस वक्त हम कहीं और होते हैं। तो उन्होंने उसका एग्जांपल देके ग्रुप का डिस्कशन में उन्होंने व्यक्ति ने बोला था कि भाई मोबाइल जेब में है, वो बज रहा है, सूचना आ रही है, कान तक जा रही है, फिर भी मुझे नहीं पता कि बज रहे है, वो कोई दूसरा बताता है कि तुम्हारा मोबाइल बज रहा है। इसका मतलब ब्रेन को जो सूचना देने वाला है वो कहीं और खोया हुआ है, उसके ऊपर भी हमको ध्यान करने का आवश्यकता है। तो इसके लिए और थोड़ी सूक्ष्म पद्धति से हमको सोचना पड़ेगा और किस क्रम से ये घटनाएं होती है, जुड़ती है, इस पर ध्यान देंगे तो इतना तो क्लियरली है कि ब्रेन को भी इंफॉर्मेशन देने में और उसको एक्टिवेट करने में मैं काम करता हूँ। मैं का स्वरूप कैसा है ये जानना हमारे सामने प्रस्ताव के रूप में मैं आपके सामने रखता हूँ। धन्यवाद। एक और प्रश्न पूछना चाह रहा था सर। पूछ लेते हैं। कितने लोगों को और सवाल पूछना है? तो ऐसे कर सकते हैं कि ये एक सवाल लेके हम लोग आखिरी सवाल करके फिर हम इसको वो कर लेते हैं, फिर इनफॉर्मल कर लेते हैं ताकि हाँ कर लेते हैं। उसके बाद ये भी मेंटेन करेंगे कि जो लोग और बात करना चाहते हैं वो यहीं पे आ जाए फिर, ताकि बड़ी सभा फिर विसर्जन हो सके। सर मैं पूछना चाह रहा था कि जीवन शरीर को चलाता है, तो जीवन सबसे पहले जिसमें ब्रेन होता है उसको चलाता है। प्राणावस्था में ब्रेन नहीं है उसको नहीं चलाता है। जीवावस्था में ब्रेन है उसको चलाता है। यही कहता है कि जिसमें समृद्ध जो पूरा ये ब्रेन है उसको चलाता है। लेकिन अगर हम इसमें मानव अवस्था में देखें तो इसमें पूरा वो वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि समृद्ध मेधस्तंत्र है, समृद्ध मेधस्तंत्र जिसमें है उसी को जीवन पूरे पूर्ण रूप से चला पाते हैं। तो जीवावस्था में समृद्ध मेधस्तंत्र नहीं है इसलिए उसको नहीं चला पाए, मतलब वहाँ जागृति को प्राप्त नहीं कर पाए। तो मानव अवस्था में आने के बाद तो जागृति पूर्ण तरह से पा लेनी थी, जीवन यानी कि जागृत हो जाना चाहिए था। लेकिन ये धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ फिर इसमें भी क्यों हुई, आज तक जागृति नहीं हो पाई, ये मेरे लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपको क्लियर है कि जीवावस्था में मेधस समृद्ध नहीं है, संपूर्ण नहीं है।
और मानव अवस्था में मेघ संपूर्ण है। ठीक है, तो जीव अवस्था के साथ जो जीवन का इंटरेक्शन होता है, तो उसमें इन शॉर्ट वो शरीर चलाने वाला काम ही होता है। तो उसमें 4 विषय रहते हैं, तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, तो इसी में लिप्त रहता है। तो ज्ञान अर्जन वाला काम तो जीवन के लिए जो ज़रूरी है, तो ये जो बंधने रहते हैं उससे मुक्त होने के लिए इच्छा बंधन, विचार बंधन और आशा बंधन, तो ये तीनों से मुक्त होने के लिए ज्ञानार्जन की ज़रूरत है। तो वो ज्ञानार्जन जीव शरीर से हो नहीं पाता है। तो उसी मतलब प्यास या भूख से जीवन आगे की ओर बढ़ता है, तो मानव शरीर को लेता है। तो मानव शरीर में ये संभावना है, तो अब इसको इस्तेमाल करना या ना करना अपने अपने ऊपर है। तो ये 4 विषय जो है आहार, निद्रा, भय और मैथुन, उसके बाद में 5 संवेदनाएं। तो ये 5 संवेदनाएं हम 5 संवेदनाओं से हम तृप्त होना चाह रहे हैं या संवेदनाओं को नियंत्रण में रखना चाह रहे हैं। तो एक उदाहरण देता हूँ कि अगर जानवर को देखते हैं, आदमी को देखते हैं, तो जानवर अपने आहार को, इंद्रियों को इस्तेमाल करते हुए आहार का चयन करता है जानवर। आदमी क्या कर रहा है कि इंद्रियों को तृप्त करने के लिए आहार का चयन कर रहा है, आहार को इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो जानवर शरीर चलाने में सक्षम है, आदमी शरीर क्यों चला रहा है इसका भी वो मतलब सही ज्ञान नहीं है। तो ये शरीर मेरे लिए है, तो इससे इसको भोगना है या इसको ज्ञानार्जन के लिए इस्तेमाल करना, ये कंफ्यूजन में आदमी है। तो आदमी के लिए ये जो कल्पनाशीलता, जो सीड, कल्पनाशीलता जो पूंजी है, उसका इन्वेस्टमेंट अगर ज्ञानार्जन के लिए, अंतर्नियोजन के लिए रखता है, तो आदमी आगे जा सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये मैं मतलब विद्या से सीखा।